देश के लोकतांत्रिक सबसे बड़े बहस के शो देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया अपने मेहमानों का, अपने दर्शकों का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप जानते हैं देश की बहस इकलौता बहस का शो है जो अपने दर्शकों की राय के आधार पर चलता है। दर्शक ही ये बताते हैं कि किस मुद्दे पर हमें बहस करना है और दर्शक ही हमारे साथ शामिल होकर बहस की दशा और दिशा को आगे बढ़ाते हैं, इसे धार और रफ्तार देते हैं। तो आइए सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए देख लेते हैं आज किस मुद्दे को आपने चुना है। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। 5 अगस्त को ही 2019 में धारा 370 और 35 से हटाई गई और 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ। इसीलिए आज का सवाल है, राम मंदिर कश्मीर का मास्टर स्ट्रोक बीजेपी के लिए कितना बड़ा? इसे 70% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। सवाल यह है यहाँ पर कि 5 अगस्त सिर्फ 2 साल भारत के लिए शुभ नहीं रही। आज का दिन 5 अगस्त का और शुभ था भारत के लिए। आज ओलंपिक में भारत को 2 मेडल मिले हैं। पहला मेडल 41 साल बाद हॉकी टीम ने जीता। हॉकी टीम को मिला ब्रॉन्ज मेडल और साथ ही साथ रवि दहिया जो कि एक पहलवान हैं, आते हैं हरियाणा से, उन्हें मिला सिल्वर मेडल। और इसके साथ खुशी 2 दुगुनी और 2 दूनी 4 हो गई जब 5 अगस्त की तारीख को 2019 में हुआ था 370 और 35 से हटाने का ऐलान और 2020 में इसी दिन हुआ था भूमि पूजन। आज कश्मीर में खुशियां मनाई गई, अयोध्या में दीपोत्सव मनाया गया। सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि इतने 2 बड़े मुद्दों के सफलतापूर्वक समाधान के बाद क्या मोदी सरकार को इसका क्रेडिट मिलना चाहिए? सवाल यह भी उठता है कि उत्तर प्रदेश जहां पर अगले साल चुनाव आने वाले हैं फरवरी मार्च के अंदर, क्या वहां पर चुनावी वैतरणी पार लगा पाएंगे ये दोनों मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के लिए? इस पर बड़ी बहस होगी। हम गेस्ट्स को भी बताएंगे कौन है, हमारे दर्शक बताएंगे कौन जुड़े हैं। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं 5 अगस्त कितनी महत्वपूर्ण है यह तारीख भारत की राजनीति में। एक तरफ भव्य राम मंदिर के 2023 में दर्शन की जोर शोर से तैयारी, तो दूसरी तरफ कश्मीर में अनुच्छेद 370 से आजादी के 2 साल पूरे होने का मौका। जी हां, 5 अगस्त किसी अगस्त क्रांति से कम नहीं है। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम की नगरी अयोध्या में कामकाज का जायजा ले रहे हैं, जबकि ठीक 1 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आज ही के दिन रामलला के भव्य मंदिर की आधारशिला रखी थी। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि अयोध्या में निर्माण कार्यों और एक नई अयोध्या बनाने की आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो संकल्पना है, इसमें अब तक 17 परियोजनाएं 138 करोड़ की पूर्ण हो चुकी हैं। यही 5 अगस्त है जब पिछले साल कोटि कोटि भारतीयों ने सैकड़ों साल बाद भव्य राम मंदिर के निर्माण की तरफ पहला कदम रखा। पीएम मोदी ने इस दशक को यूपी के पिछले 7 दशकों में जो कमी हुई उसकी भरपाई करने वाला दशक भी बताया। दूसरी ओर पीएम मोदी ने कश्मीर से 370 हटने के बाद पिछले 2 सालों में बदलती फिजा पर एक भारत श्रेष्ठ की भावना पर जोर दिया। आर्टिकल 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को हर अधिकार, हर सुविधा का पूरा भागीदार बनाया गया। जबकि कुछ विपक्षी दल और गुपकार गुट के नेता आज भी भड़काऊ बयानों से बाज नहीं आ रहे। इंटरनल डायमेंशन एड्रेस करने के लिए और एक्सटर्नल डायमेंशन के लिए भी वो पाकिस्तान के साथ बात करे, इसके बगैर कोई चारा नहीं। एक विश्वासघात था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक स्टेप था। दरअसल यूपी, पंजाब, गुजरात समेत 2022 और 2023 में 1 दर्जन से भी ज्यादा राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जबकि 2024 में आम चुनाव में सत्ता का संग्राम होगा। देश की बहस में चर्चा है कि अयोध्या का भव्य राम मंदिर और कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटना क्या बीजेपी का बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, जो आगामी चुनाव में विपक्षियों के लिए बड़ी चुनौती बनेगा। और आप जानते हैं देश की बहस में हम एक सवाल पूछते हैं और देश की बहस में हमारा आज का सवाल है, क्या 370 और राम मंदिर बीजेपी को आगामी चुनाव में जीत दिला पाएंगे? हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के चुनाव होने हैं अब से लगभग 6 महीने के बाद। यस और नो में आप जवाब दे सकते हैं। जवाब देने के तरीके आपको पता है। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, आप हमारे
ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं @न्यूज नेशन टीवी। आप हमारे फेसबुक पेज न्यूज नेशन चैनल पर जा सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में अगर आपकी कोई राय है, सुझाव है, आप शो में शामिल होना चाहते हैं तो आप 9711002266 पर हमें व्हाट्सएप करें। सीधे अपने बड़े पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। मेरे साथ डॉक्टर निर्मल सिंह हैं, फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, जम्मू कश्मीर के जाने माने नेता हैं, उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं वहां की राज्य सरकार के अंदर। मेरे साथ राहुल देव जी हैं, मेरे पूर्व संपादक हैं, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार की हैसियत से। इफ्तिकार मिसगर भाई हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। इफ्रा जान हैं, खुद कश्मीर से आती हैं, वो मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, स्पोक्स पर्सन है नेशनल कॉन्फ्रेंस की। मेरे साथ थोड़ी देर में महंत राजू दास जी भी जुड़ेंगे और मेरे साथ लेफ्ट के लीडर वाम और राम। कैसे हुआ ये कनेक्शन? वाम की बात कर रहा, राम की बात कर रहा है वाम, वो भी केरल के अंदर। इस पर भी बात होगी क्योंकि बात दो मुद्दों की हो रही है। पहला मुद्दा है कश्मीर और दूसरा मुद्दा है अयोध्या, जो जिसके दोनों के सॉल्यूशन पिछले 2 साल में निकले हैं। सबसे पहले निर्मल सिंह साहब के पास चलता हूं। निर्मल सिंह साहब, कितना देश की मुख्य धारा में आ पाया है जम्मू और कश्मीर, और क्या हालात हैं आज जब आप डल झील के किनारे घूमते हैं अकेले पैदल, तो कैसा महसूस करते हैं? आज पूरा जम्मू कश्मीर जो है 5 अगस्त 2019 को जो हुआ है उसकी दूसरी वर्षी मना रहा है। यहाँ का माहौल बहुत खुशनुमा है। आपने देखा होगा कि कश्मीर में भी स्कूलों में भी तिरंगा चढ़ा, जम्मू में भी चढ़ा, और नौजवान बच्चे जो हैं, बाकी लोग जो हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। 2 साल पहले की बात देखें, जब आप याद करें 90 का दशक, जब तिरंगा चढ़ाने के लिए मुरली मनोहर जोशी जी को यहाँ आना पड़ा था और नरेंद्र भाई मोदी उनके साथ थे। क्या स्थिति थी? गोलियां चली, किस प्रकार का वो माहौल था। आज बिल्कुल उल्ट माहौल है। और इस 2 सालों में जिस प्रकार का माहौल है उसके मैं कुछ उदाहरण आपको दूंगा। देखिए, कश्मीर के लोगों को जो 370 दिया गया, 35A दिया गया, उनकी जो पॉलिटिकल आइडेंटिटी थी उसके ऊपर एक किस्म का सवालिया निशान लगाया दिया गया। कश्मीर के लोगों को लगता था क्या हम पाकिस्तान जा सकते हैं, क्या हम कश्मीरी हैं इसलिए हम आज़ाद हो सकते हैं क्या। और ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और PDP जो लूज एक्सेशन में विश्वास करते थे, इन्होंने तो कहा कि हाँ अब हम हिंदुस्तानी तो हैं लेकिन 100% नहीं है। तो इसलिए उसमें ऑटोनॉमी, सेल्फ रूल, उसमें आज़ादी, ये सारी बातें थी जिसके कारण कश्मीर के लोग जो थे क्रॉस रोड के ऊपर थे। आज उनको स्पष्ट हो गया है और कश्मीर में जो माहौल है इस कारण से है, उनको मालूम हो गया है और उन्होंने इसको स्वीकार किया है कि भारतीय संविधान की व्यवस्था में ही हमें रहना है। तो इसलिए आज टूरिस्ट जो है वहां जा रहे हैं। मैं पिछले हफ्ता कश्मीर में था, सारे होटल्स जो है पैक हैं। वहां शिकारे वाला, वहां जो है घोड़े वाला, वहां पर ऑटो रिक्शा वाला, रेडी वाला खुश है। आज नौजवान देख रहा है कि बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी, यहाँ वातावरण अच्छा होगा तो इन्वेस्टमेंट आएगी, यहाँ फैक्ट्रीज लगेंगी और हमें रोजगार मिलेगा। सरकारी नौकरियां सबको नहीं दी जा सकती। ये एक माहौल है। आज हमारे वाल्मीकि समाज के लोगों को यहाँ के पूरे अधिकार मिले हैं जो 4 पीढ़ियों के बाद। वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी जो है 4 पीढ़ियों से जहां रह रहे थे, उनको जो है यहाँ पर के हक नहीं थे, गुरखास को हक नहीं थे। हमारी बेटियां जो थी वो बाहर शादी हो जाती तो उनको जो है उनको हमें संघर्ष किया तो उनको तो हक मिले, लेकिन उनके बच्चों को कोई हक नहीं था। आज हक मिल रहा है। आज डोमिसाइल के कारण 15 साल में जो यहाँ रहता है उसको वही हक है जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले जो पहले जो स्टेट सब्जेक्ट थे उनको हक मिल रहा है। तो ये एक माहौल है। आज आतंकवाद के ऊपर अंकुश लगा, मैं नहीं कहूंगा वह समाप्त हो चुका है, लेकिन जिस प्रकार से आतंकवादियों को मारा जा रहा है, अलगाववादी जो हुर्रियत के लोग हैं उनका कोई रेलेवेंस नहीं रहा है। आज जो सो कॉल जो मेन स्ट्रीम पार्टीज के लोग हैं जो लूज एक्सेशन में बात करते हैं, वो आज स्टेटहुड की बात करते हैं, इलेक्शंस की बात करते हैं। और प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग में हम भी वहां थे, वो कहते थे कि आपने 72 साल लिए, इसको जो है हटाने में हम 70 साल लगाएंगे इसके संघर्ष के लिए। यानी कि उनको मालूम है कि भारत राष्ट्र इतना जागरूक हो गया है, भारतीय जनता पार्टी के रहते, नरेंद्र भाई मोदी के रहते, और भारत में जो जागृति आई है, जो जम्मू कश्मीर का विलय पूरा हुआ है, उसके कारण ये मिलेगा नहीं। ये कश्मीर के जो लोग हैं जो संविधान के दायरे में बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन 370 चाहते हैं, 35 चाहते हैं, उनको भी विश्वास हो गया है।
आज यहाँ ठीक का है। नौजवान है, खुश है, ठीक है, आज अमन है, शांति है, कोई बंद नहीं है, कोई पत्थरबाजी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। अमन है, शांति है, पत्थरबाजी नहीं है, मिलिटेंट मारे जा रहे हैं। सीधे चलता हूं इफ्राह के पास। इफ्राह, आज आपने तिरंगा फहराया कि नहीं फहराया? इफ्तिकार भाई, आपने आज तिरंगा फहराया कि नहीं फहराया? दीपक जी, तिरंगा जम्मू कश्मीर में 1947 से फहराया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी का ढोंग है जो आज जम्मू कश्मीर में रचाया जा रहा है। भारतवर्ष को अरे जम्मू आजाद कश्मीर का भी तो झंडा होता था सर, उससे ज्यादा पाकिस्तान के झंडे होते थे श्रीनगर की सड़कों पर, लाल चौक पर। भूल गए आप वो दिन इफ्तिकार भाई? को तो आपने टोका ही नहीं। आपने तो निर्मल सिंह को तिरंगा फहराना जम्मू कश्मीर में आप तो जुल्म था। आप सुनिए ना, नहीं, आपको मैं करेक्ट कर रहा हूँ, आपकी गाड़ी, आपको मैं करेक्ट कर रहा हूँ। आप 47 की बात करते गाड़ी के आगे हैं, यहाँ नहीं फहराया जाता रहा था। आपने हलफ किस चीज का उठाया था? कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन का झंडा कौन सा लगा था? ठीक है, हम संविधान में विश्वास करते हैं, हम कानून में विश्वास करते हैं। आप मुझे बताएं, अरे भाई, हम विश्वास करते हैं, कानून के ऊपर विश्वास करते हैं। आप झूठ मार रहे हैं। 47 से लेकर 53 तक यहाँ तिरंगा नहीं फहराया जाता था। प्रजा परिषद के 16 लोग सोनार को शहीद किए तिरंगा फहराते हुए जम्मू के क्षेत्र में। 4 जगह वो उनको गोली मारी गई शेख अब्दुल्ला की पुलिस के द्वारा। देखिए आज 16 लोग शहीद हुए थे। जब जो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने यहाँ पर जो है यहाँ पर सत्याग्रह करके, वो किस लिए था? एक विधान, एक निशान, एक प्रधान के लिए। पार्टी की आपको शोभा नहीं दे रहा है। ये आप गुमराह कर रहे हैं। आप इतिहास के बारे में आप जानते नहीं है। बीजेपी के बगैर आप भी झंडा देखिए। आप बोल रहे हैं कि मुरली मनोहर जोशी आ रहे थे, आज किसने चढ़ाया? आज किसने चढ़ाया? आज मिलिट्री की इसकी उसमें अरे भाई, ये वातावरण क्रिएट किया गया, बात करिए। ये वातावरण आया है आज में झंडा लेके, आज ये वातावरण क्रिएट किया गया। 4 कारकुनों के सामने आप पूरे आज पाकिस्तान को सबक सिखाया है। आपने सेक्युलर, आज अलगाववादियों को सबक सिखाया गया है। नीचे गाड़ दिया, तिरंगा फहराने लगा पूरे का क्या हाल कर दिया है। और आज आप बोल रहे हैं क्या कश्मीर में हालात कुशल मंगल है? कहाँ कुशल मंगल है? डेमोक्रेसी वो है कि आपके हाथ में सत्ता दी जाए। आज जो है पंचायती राज देखिए, आज पंच हैं, सरपंच हैं, वीडीसी के लोग जीत के आए हैं, डीडीसी के लोग जीत के आए हैं। आज सीधे फंड दिल्ली से उनके पास जा रहे हैं। नहीं है ये लोकतंत्र है। तो आप हुए हैं 72 सालों में यहाँ पर जो है जिला परिषदें नहीं बनी। 72 साल में यहाँ पर ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी नहीं बनी। आपकी ये जो ड्रामाबाजी खत्म कर दी है। इफ्तिकार भाई, आप राजनीतिक विरोध कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप राजनीतिक विरोध कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप कोस सकते हैं उनको, आप कह सकते हैं कि आप मुफ्ती सरकार में मंत्री बने थे, लेकिन आज दिल से बोल दीजिए कि 15 अगस्त जो अगले हफ्ते आएगी, आजादी की 75वीं सालगिरह हम जश्न मनाना शुरू करेंगे, तो इफ्तिकार मिसगर अपने घर पर तिरंगा फहराएंगे। आज बोल दीजिए नेशनल टेलीविजन पर। देखिए साहब, आप मुझे एक बात बताएं, मैं वही कहना चाहता हूं कि अगर आपने जम्मू कश्मीर के लिए कुछ अच्छा किया तो आज जम्मू कश्मीर के लोग खुशी क्यों नहीं मना रहे? तिरंगा फहराने में क्या दिक्कत है इफ्तिकार भाई? बोलिए ना, मैं तिरंगा फहराऊंगा जब हम आजादी की 75वीं सालगिरह के अंदर प्रवेश करेंगे। आजादी के 75 साल के अंदर क्या दिक्कत है, बताइए ना। अरे आजाद तो आप हुए हैं, हमने तो आपके साथ हाथ जोड़ा है। आम कश्मीरी तो आपको मान रहा है इस बात को, हम तो आम कश्मीरी नौजवान मान रहा है, लेकिन ये जो लोग हैं ना, हमारा मुल्क ये लोग जो है ये नहीं मानेंगे। उनकी ट्रेनिंग जो है अलगाववाद के माहौल में हुई है, उग्रवाद के माहौल में हुई है। अच्छा, तो फिर मुझे इस बात का जवाब दीजिए आप। निर्मल सिंह जी 1 मिनट, निर्मल सिंह जी 1 मिनट। इफ्तिकार मिसगर साहब, इसका मतलब ये कि 15 अगस्त को आप तिरंगा नहीं फहराएंगे, ये भी बोल दीजिए। चलिए ना, हिम्मत तो रखिए बोलने की। हमारा अरे साहब, अगर कॉपीराइट ले रखा है, अगर कर्फ्यू नहीं होगा, निर्मल सिंह ने कॉपीराइट ले रखा है, इंटरनेट बंद नेशनलिज्म का, तो हम लोग तो पहले भी चढ़ाते थे, आज भी चढ़ाएंगे। अरे भाई कहिए ना, तिरंगा फहराएंगे, प्रॉपर्टी राइट हर हिंदुस्तानी का है, तो बच्चों उसमें कश्मीरी भी आते हैं, यहाँ के सिटीजन पार्टी का कॉपीराइट पूरा हक है। तिरंगा आपको फहराना चाहिए, दिल से फहराना चाहिए।
मैं आपको बताता हूँ एक ये बात। आपको आप आज दीजिए ना आपने कश्मीर के कॉपीराइट। साथ किया है, हम कह रहे हैं, यही तो हम कह रहे हैं। कॉपीराइट के साथ नहीं, करेगा। yes। हिंदुस्तान में यह होना ही होना है। आपका कॉपीराइट है क्या तिरंगे पे? कॉपीराइट है। या आप Property बोलेंगे right तभी है लोग तिरंगे के तिरंगा ऊपर। फहराएंगे। आप भी उसमें आते हैं। नहीं आपका तो वो सब फहराएंगे। आपके अरे भैया instructions की जरूरत नहीं है। आपके instructions की दीपक जरूरत जी नहीं की है। बात का जवाब यूपी दीजिए आप ना। संभाल नहीं पाए। दीपक जी की नौकरियां बात- हैं। अच्छा, एक मिनट जाइए ना। इफ्तिखार मिस्कर साहब, मैं आपको गारंटी देता हूँ इंटरनेट बंद नहीं होगा। मैं आपको आपसे गारंटी देता हूँ उत्तर कर्फ्यू प्रदेश नहीं में लगेगा। झंडा सर्दियां फहराएंगे नहीं तब दी जा रही इफ्तिखार मिस्कर बोल दीजिए फहराएंगे। अरे सर, अरे दीपक जी, अरे सब फैलाते आए हैं। कॉपीराइट नहीं है बीजेपी का। आपने फहराया है इंस्ट्रक्शन कभी? सही है बीजेपी। हाँ जी, बिल्कुल मैंने फहराया है। कौन नहीं? बिल्कुल अरे फहराया है। कश्मीर यूनियन पे खून, अरे जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस को आप बराबुला कहते हैं, जिस पीडी को आज बराबुला कहते हैं, उनके वर्करों ने खून बहाया इस झंडे के लिए। आज आप बीजेपी का ये ताज लगा के हमें सिखाने आ रहे हैं नेशनलिज्म, जो बीजेपी वही नेशनलिस्ट। मैं कुछ नहीं सिखा रहा हूँ इफ्तिखार भाई। मैं पिद्दी और पिद्दी का शोरबा, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ आपसे कि 15 तारीख को आप झंडा फहराएंगे कि नहीं? बस मिला रहे हैं आप जम्मू कश्मीर के जो आपने अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप उठाया। अरे मैं कौन सलाह देने वाला किसी को होता हूँ, और फ्री में सलाह दी भी जानी नहीं चाहिए किसी को। मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि मेरे भाई इफ्तिखार मिस्कर 15 तारीख को झंडा फहराएंगे कि नहीं फहराएंगे? खुशी के साथ लाल चौक पर। एक जगह और दे देता हूँ आपको, बताइए। तब तक तो आप उन्हीं की बात रखेंगे, तब तक आप उन्हीं की बात रखेंगे जिनका आशीर्वाद आप लोगों के सिर पे है। अरे सर, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, आप जवाब नहीं दे रहे। चलिए ठीक है, छोड़ दीजिए। आप नहीं फहराएंगे, आप नहीं फहराएंगे, मान लिया मैंने। आप नहीं फहराएंगे। इफ्रा जान से पूछते हैं। इफ्रा जान नहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस में गई है। इफ्रा जान 15 तारीख को तिरंगा फहराएंगे आप? आरएसएस से भी पूछ लीजिए ना। आरएसएस से पूछ लीजिए सर। पूछेंगे, उनसे भी पूछेंगे। रुक जाइए विवेक श्रीवास्तव जी, रुक जाइए। नागपुर पे तिरंगा फहराएंगे या नहीं? ना उनसे भी पूछेंगे, उनसे भी पूछेंगे। अभी पूछेंगे थोड़ी देर में। पहले इफ्रा जान से पूछ ले। वहाँ तिरंगा फहराया नहीं फहराया, जरा बताएं जी। आप इन्होंने तो एक्सेप्ट ही नहीं करा। फहराने की बात तो दूर की बात, इन्होंने कब एक्सेप्ट किया इस झंडे को? अच्छा इफ्रा बोलिए प्लीज, इफ्रा को बोलने दीजिए। जी, हैरानी की बात होती है दीपक चौरसिया जी जब आप तिरंगे की बात करते हैं, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी ने भारत के संविधान की धारा 370 को तोड़ा था, एक एक करके ही संविधान टूटता है, आज एक धारा को तोड़ लिया था, तब तो आपने जश्न मनाया था जब भारत के संविधान की धाराएं टूटी थी। लेकिन आज तिरंगे के पीछे आप छुपेंगे और अपना नेशनलिज्म छुपाएंगे। भाई मुझे बता दीजिए आप प्लीज। निर्मल सिंह जी, मैंने आपको, दिस इज नॉट हाउ डिबेट। आप इतने पहले तो आप डेप्यूटी सीएम रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता आप इतनी आप ऐसे डिबेट्स पे आते ही क्यों हैं? उसके बाद इस पे पहुंच जाते हैं, आपस में एक दूसरे को बोलने नहीं देते हैं। आप बोलिए ना इफ्रा जी, क्यों जबरदस्ती में एक्सपर्ट कमेंट कर रही हैं? जी आप बोलिए, अपनी बात बोलिए ना, दूसरों को समझाइश मत दीजिए। मुंह से जी, भारत आप लोगों के मुंह से जो संविधान की धाराएं हंस हंस के तोड़ते हैं, उनके मुंह से नेशनलिज्म की बात अच्छी नहीं लगती। दूसरी बात, अगर आप एक गूगल कर इतना झूठ फैला हुआ है, मैं सभी दर्शकों से कहती हूँ गूगल कर दो 2008 फ्लैग, इंडियन फ्लैग इन कश्मीर, 2009 फ्लैग इन कश्मीर, आप देखेंगे कि हमेशा कश्मीर में भारत का झंडा और तिरंगा जो है वो उड़ता रहता था। लेकिन तो पाकिस्तान और आईएसआई वाले झंडे कौन लोग फहराते थे? पाकिस्तान और आईएसआई के झंडे कौन फहराते थे? पाकिस्तान और आईएस के झंडे कौन फहराते थे? इफ्रा ये भी बता दीजिए। ऐसे डिबेट नहीं हो पाएंगे, वो भी बोल पाऊंगी ना। आपने मुझे टाइम दिया है तो बोलने दीजिए। नहीं, मेरा क्रॉस क्वेश्चन तो सुनना पड़ेगा ना आपको। पब्लिक रैली तो कर नहीं रहे आप। भी सुन लूंगे, वो क्वेश्चन भी सुन लूंगे आपका, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे इंडिया का झंडा ऑलरेडी हमेशा से उठता था, क्योंकि ये डेवलपमेंट नहीं दिखा पाए, कोई नौकरी नहीं दिखा पाए, टेरर और मिलिटेंसी के इंसिडेंट सिर्फ घटे हैं, घटे नहीं है। पत्थरबाजी की बजाय ड्रोनबाजी हो रही है, ग्रेनेड अटैक्स में 50% इंक्रीज है, बेरोजगारी में 400% इंक्रीज है। अब चूंकि ये कुछ दिखा नहीं रहे हैं, न टेरर के मामले पे, न रोजगार के मामले पे, न डेवलपमेंट के ना कश्मीरी पंडितों के मामले पे, तो अब ये तिरंगे को पीआर बनाया है भारतीय जनता की पार्टी ने। इनको तो शर्म माननी चाहिए इनकी पार्टी को। दूसरी बात, कौन लहराता था झंडा? वही लोग झंडे लहराते थे जिन्होंने बीजेपी, जिन्होंने पीडीपी और एनसी के 8000 करोड़ को मारा। आपको पता है बीजेपी, हमारी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और पीडीपी के
8,000 वर्कर इसी झंडे के लिए शहीद हुए हैं। आप बीजेपी भी बोला था आपने, अभी बीजेपी का नाम काट दिया। सुनाइए, आज आप लोग आपने बीजेपी भी बोला था, अभी नाम काट दिया। जी, आपकी एक बीजेपी की बहुत सीनियर लीडर हैं, जम्मू और कश्मीर से हैं, उन्होंने कहा था जिस दिन धारा 370 टूटेगी मैं पहली महिला होगी जो गन उठाएगी। आज आपकी बीजेपी की वाइस चेयरमैन बनी हुई है, उससे पूछ लीजिए कि उन्होंने गन क्यों नहीं उठाया। बीजेपी की वरिष्ठ बहुत बड़ी मतलब आप चाहती है कि लोग गन उठा ले, जिस दिन धारा टूटेगी आप चाहती है लोग गन उठा ले। निर्मल सिंह जी, उन्होंने गन उठाया क्या? नहीं, आप चाहती है वो गन उठा ले लहराने के लिए। दूसरी बात, आपका मैं पूछ रहा हूँ इफ्रा आपसे, आप चाहती है वो गन उठा ले? रोजगार आप चाहते हैं काम कश्मीरी गन उठा ले और मारा जाए? तो आप कर लीजिए। जवाब दीजिए ना इफ्रा, आप चाहते हैं काम कश्मीरी गन उठा ले और मारा जाए उसके बाद सुरक्षा बलों के हाथे? आप चाहती है ऐसा? देखिए जी, क्या मैं चाहती हूँ कि आप कश्मीरी गन उठाए? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर आप ये एग्जाम्पल दे क्यों रही है? आप ये एग्जाम्पल दे क्यों रही है? एक बार डॉक्टर फरूखुल्ला साहब कह रहे थे ये तो थोड़े गए थे पाकिस्तान, इतने कहां से आ गए? डॉक्टर फरूखुल्ला ने कहा था, उनका स्टेटमेंट है कि इतने लोग कम गए थे, इतने कहां से आ गए? डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भारत माता की जय भी कहा था। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भारत माता की जय भी कहा था। अभी आपको जय श्री राम बोलना है, रुक जाइए थोड़ी देर। अभी आपको जय श्री राम बोलना है, भाई रुक जाइए थोड़ी देर। मैं सीधे चलता हूँ राहुल देव जी के पास। राहुल देव जी, 370 को हटे 2 साल हो गए हैं, आप एज एन एक्सपर्ट क्या कहेंगे? क्या कश्मीर के हालात वाकई में बदले हैं? वो पॉलिटिकल पार्टी जो सेपरेटिज्म की बात करती थी, अलगाववाद की बात करती थी, आज कम से कम ये कह रही है कि पूरा राज्य तो दे दीजिए। वो भी जानती है 370 और 35 है, अब पुराने जमाने की बात हो गई। नहीं, बदले हैं इसमें तो कोई शक है ही नहीं, बहुत चीजें बदली हैं, लेकिन ये बदलाव कितना गहरा है, कितना दूरगामी है, कितना टिकेगा, क्योंकि ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पहली बात तो मैं ये कह दूं कि मैं धारा 370 और 35A के हटने का समर्थक हूँ। मैं मानता हूँ कि ये एक ठीक फैसला हुआ, क्योंकि ये धाराएं ये पिछले मतलब जब ये धारा बनी थी उसके बाद से आज तक धीरे धीरे कांग्रेस और सारी केंद्रीय सरकारों द्वारा 40 बार उसमें बदलाव किए जा चुके, तो लगभग पूरा भारतीय संविधान इससे पहले ही वहां लागू हो चुका था। तो जो मूल 300 धारा थी 370 की, वो कहिए उसका एक ढांचा मात्र बचा हुआ था। तो अब जो एक मनोवैज्ञानिक अलगाव की एक स्थिति थी जम्मू कश्मीर में लोगों की उस में, उनके बारे में, उनकी अपने बारे में, वो हटी है। एक बिल्कुल दुविधा की अब कोई गुंजाइश नहीं है और सबको पता है कि अब यही स्थिति है और यही रहने वाली है। ये ठीक है। उसके कारण इसको लागू करने के लिए, इतना बड़ा फैसला करने के लिए सरकार को बहुत सारे जरूरत से ज्यादा शायद कड़े कदम उठाने पड़े, उससे बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस समय जो जरूरत है, याचिका है, आप बोलते हैं कि लोगों को बोलना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट कुछ भी नहीं कर सकता है, आपका यही कहना है? सुप्रीम कोर्ट में मामला है, मुझे मालूम है, उसका जो भी फैसला होगा, कैसे बोल सकते हैं आप भूल जाओ इसको? अरे भाई, आप मुझे बोलने देंगे सर? ये तो कंटेम्प्ट है ना, फिर आप हमें तो कोर्ट, अरे भाई कंटेम्प्ट हो गया जो आप बात कर रहे हैं। बोल लीजिए। ये तो मोदी जी ने अंदर बात करने नहीं दिया, जब रिप्रेजेंटेटिव्स गए कश्मीर से, उनको बात नहीं करने दिया, बोला कि सब जुडिस है, तो आप कैसे कर सकते हैं बात? जब वहां पे बात नहीं हुई तो यहाँ कैसे बात कर सकते हैं? आपके 370 वापस नहीं आ सकता है, आप कैसे बात? साहब, मैं अपनी राय दे रहा हूँ, आप उससे अलग हो सकते हैं। मुझे अपनी राय कानून के हदूद में दे दीजिए ना। अगर हम बोलेंगे तो हम पे राय कानून के हदूद नहीं दे रहे हैं। ये क्या तरीका है? चलते हुए केस पर बात करने का हर पैनलिस्ट को अधिकार है। सब जुडिस पे आप कैसे बोल सकते हैं? कैसे नहीं हो पाएगी, वो वापस नहीं आ पाएगा। जो मैं कह रहा हूँ, आप सुन रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ? जब भी सुन रहा हूँ तभी तो जवाब दे। बीच में आप बोलने लगेंगे, मुझे बोलने तो दीजिए। आप क्या राजनीतिक विश्लेषक हैं? आप एक आदमी बोल रहा है, उसको बोलने तो दीजिए। कुछ भी बोला जाए तो कैसे बोले? तो आप बोलिए, मैं चुप हो जाता हूँ। चलिए बोलिए। चलिए कोई नहीं, हम ठंडे होते हैं। तब तक रितु बर्मन मेरी एक दर्शक दिल्ली से जुड़ गई हैं। रितु, क्या कहेंगी आप? कश्मीर से धारा 370 हटाना ठीक था? आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर देखिए, कश्मीर से जो 370 धारा हटी है वो बहुत
अच्छा था, क्योंकि शुरू से ही जो हम मानते हैं कि जो जम्मू कश्मीर है वो हमारे भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, तो उसको उसकी सुरक्षा के लिए जो बीजेपी ने कदम उठाया है वो तो बहुत ही अच्छा किया है, वहाँ के लोगों की सुरक्षा के लिए और वहाँ की शांति के लिए। रही बात आज 5 अगस्त है, आज जो 370 धारा है उसको हटे हुए पूरे 2 साल हो गए, तो उसके इसी दौरान जो राज्य में बहुत सारी बदलाव आए हैं। लोगों को जो पहले आतंकियों का जो खौफ था वो कम हुआ है। जो हम आए दिन सुनते थे कि पत्थरबाजियों की घटनाएं हो रही है, वो काफी कम हो गई है। एलओसी में सब कुछ अभी शांत है, लोग परेशान नहीं है। तो मेरे ख्याल से जो 370 ये आर्टिकल हटा है तो वो बहुत ही अच्छा किया है बीजेपी ने। ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, मोदी सरकार के इस कदम का तो आप समर्थन करते होंगे 370 हटाने का? आप सुने, एक मिनट आ रहा हूं राहुल जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि एक ढांचा, जी 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 राहुल साहब आपने बड़ी अच्छी बात कही और आपने बड़ी फैक्चुअल बात कही जो किसी ने इस डिबेट में नहीं कही कि एक्चुअली 370 के अंदर से बहुत सारे क्लॉजेस ऑलरेडी लोगों की मर्जी से बातचीत करके धीरे धीरे करके हटे थे, और जो लोगों के जो क्रूशियल कुछ क्लॉजेस थे वो रिमेनिंग थे। अब जैसे लैंड का एक क्लॉज है, अब जमीन के अंदर देखिए, मैं अभी भी मानता हूं कि 370 के इस क्लॉज को हटाना गलत है, नहीं हटाना चाहिए था। कश्मीर का एक्सप्लॉयटेशन होगा, बाहर के लोग, बड़े उद्योगपति आएंगे। दीपक भाई, मिडिल क्लास का आदमी दिल्ली में घर बना नहीं पाता, उत्तर प्रदेश की बात आप करते हैं, प्लॉट खरीद नहीं सकता, कश्मीर में जाके क्या खरीदेगा? कुछ नहीं खरीदेगा। कौन खरीदेगा? ये बड़े बड़े उद्योगपति खरीदेंगे वहां जाकर के और कश्मीर को खत्म करेंगे, पहाड़ियों को। एक्सप्लॉयटेशन होगा, एनवायरमेंटल लॉसेस होंगे। और जैसे उत्तराखंड के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर हमने वहां के कल्चर को, जमीनों को बचा करके रखा है, इसलिए इस धारा का हटाना गलत था। कश्मीर वैसे ही हिंदुस्तान के साथ यहां भी बचाई है। 1990 के दशक में बहुत प्रॉब्लम हुई। आप सुने सर, प्लीज लेट मी स्पीक। 1990 के दशक में कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ, बुरा हुआ, मैं एक्नॉलेज करता हूं। बहुत स्थिति खराब थी, मैं वो भी एक्नॉलेज करता हूं। लेकिन पंजाब में भी स्थिति खराब थी, नॉर्मलाइज हुई। आसाम में स्थिति खराब थी, उल्फा के साथ अकॉर्ड्स हुए, हमने नॉर्मलाइज किया। तमिल एलम की प्रॉब्लम थी, हमने नॉर्मलाइज किया। इसी तरह से कश्मीर वाज बैक ऑन ट्रैक। और ये जबरदस्ती में एक अपनी आइडेंटिटी को थोप करके क्लॉजेस के साथ खेलना, जिसका एक्चुअली कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ एक अपनी आइडेंटिटी को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। 15 अगस्त से कंपटीशन में आप 5 अगस्त को ला रहे हैं। आप बार बार 5 अगस्त बोलेंगे। आपको पुराना पार्लियामेंट हाउस नहीं अच्छा लगता तो आप नया पार्लियामेंट हाउस बनाएंगे। आप एक नए इतिहास की रचना करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपका इस देश की आजादी में कोई योगदान नहीं था। उत्तर प्रदेश के अंदर आप एक, उत्तर प्रदेश से आज मेरे पास एक फोन आया था। सुनिए सर, 1 मिनट सुनिए। अरे सुनिए सर, सुनिए। उत्तर प्रदेश में मेरे को आज सुबह लोगों ने कॉल किया, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम लखनऊ, 600 कर्मचारी हैं, 5 साल से वेतन नहीं मिला है। कभी 1 महीने का दिया, फिर 10 महीने गायब, जब से आप जीएसटी लाए हैं। पीपल इन यूपी आर नॉट गेटिंग सैलरीज फॉर 5-4 ईयर्स, 3 ईयर्स। आप उत्तर प्रदेश को रोल मॉडल बनाते तो मैं आपकी तारीफ करता निर्मल सिंह जी। मैं बोलता वाह क्या बढ़िया मॉडल। विषय से भटकना कोई विवेक श्रीवास्तव से सीखे, लेकिन वहां फेल होने के बाद विषय से भटकना कोई विवेक श्रीवास्तव से सीखे। हम उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं। चुनाव का मौका आएगा, बहुत मौके मिलेंगे आपको डिबेट के। राहुल देव जी, जो बात विवेक श्रीवास्तव ने कही, कश्मीर में क्या करिश्मा होगा? क्या वाकई कश्मीर की डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी? ये आरोप लगा रहे हैं, और जानबूझकर क्या बीजेपी ने ये आरोप भी लगा रहे हैं। राजमान से ये आ रहा हूं क्या है तो बीजेपी की सरकार ने किया है तो जाहिर है कि बीजेपी नहीं किया है तो उसको तो माना ही जा सकता है कि वो बीजेपी का फैसला है। उससे डेमोग्राफी बदले नहीं बदलेगी, हो सकता है थोड़ी बहुत बदले, लेकिन मैं समझता हूँ कि इतने 70-72 साल में इस कश्मीर में सारी कोशिशों के बावजूद कोई भी सरकार, वहां की सरकार और केंद्र सरकार भी कोई बाहर से निवेश नहीं करा पाई, कोई उद्योग नहीं खड़े कर पाई, रोजगार के बड़े साधन और मौके नहीं पैदा कर पाई। तो उसको अगर राहुल सर, वहां पर जाकर राहुल सर एक सवाल, राहुल सर एक सवाल आपसे, क्या आप चाहेंगे उत्तराखंड, नहीं आप सुने सर, क्या आप चाहेंगे कि निवेश के नाम पे उत्तराखंड में भी यही किया जाए? वहां की जमीनें भी बाहर वाले ले लें, नॉर्थ ईस्ट की जमीनें भी ले लें। अभी जो लैंड सीलिंग है उत्तराखंड में, आप उसको समर्थन देंगे? सुन लीजिए ना विवेक भाई, आप बताइए मुझे, वहां सुन लीजिए ना प्लीज, उनकी बात सुन लीजिए। आप दूसरी बात टोक रहे हैं उनको। हाँ आप बोलिए बोलिए। नहीं मैंने सवाल उनसे पूछा, मैं दूसरी बार नहीं टोका, सवाल पूछा। उन्होंने कश्मीर के बारे में कुछ कहा, मैंने कहा आप उत्तराखंड पे भी बोलिए।
आपकी समस्या यह है विवेक कि आप बात बोलिए सर, मैं सुन रहा हूं, आप बोलिए। आप दक्षिण पश्चिम और उसको भी नहीं सर, सारे राज्य एक समान है सर, आप सिलेक्टिव नहीं हो सकते। आप कश्मीर को अलग और उत्तराखंड को अलग नहीं कर सकते हैं सर, सिर्फ इसलिए कि कश्मीर में मुस्लिम मेजोरिटी है, उत्तराखंड में हिंदू मेजोरिटी है। आप लोकतंत्र तो आप प्ले अराउंड नहीं कर सकते इस तरीके से। आप हटाइए फिर उत्तराखंड में भी धाराओं को। आप लोकतंत्र को मानते हैं? नहीं, बिल्कुल, मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास करता हूं सर। क्या आपकी बिल्कुल मैं कॉन्स्टिट्यूशन मानता हूं सर। आपकी अनुमति है तो मुझे यहाँ कोई बिना बाधा के बात कहने की इजाजत है आपकी? ये कौन सा आप लोकतंत्र सर बिल्कुल बोले, हम आपकी इज्जत करते हैं। आप बोलने तो दीजिए। लेकिन सर आप जो है, आप मुझे सिर्फ मेरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए सर, क्या आप सिलेक्टिव हैं? आप बोले सर। आप एक मिनट, आप एंकर नहीं हैं, मैं एंकर के सवाल का जवाब दे रहा हूं, आप मुझे देने नहीं दे रहे। मैं उनको जवाब देने के लिए आया हूं कि आपके सवाल जवाब देने के लिए आया हूं? ये क्या बात कर रहे हैं आप? डिबेट में आपको पूरी बात सुनने का डिबेट में नहीं है आपको सबके प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है सर। जी आप बोले सर। बोलते रहिए, चलिए मैं चुप हो जाता हूं। दीपक इस यहाँ मुझे बुलाने का कोई मतलब नहीं है। बोलिए ना सर, आप बोल नहीं रहे हैं, मैं कह रहा हूं मैं चुप बैठा हूं, बोलिए आप। अरे राहुल जी आप उत्तर नहीं दे रहे हैं, सर आप बोलिए, मैं चुप कंक्लूड बैठा करिए हूं। विवेक आप जी, बोलिए। प्लीज बीच में मत बोलिए, हर किसी के बीच में मत बोलिए। इनकी आवाज अरे भाई हमने, हाँ ठीक है बोलिए। हाँ मतलब हद होती है यार, पूरी बात सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं कि कश्मीर को इतने वर्षों में उद्योग नहीं मिले हैं, वहां पे नए निवेश नहीं हुए हैं, वहां के स्थानीय अर्थव्यवस्था में इतनी शक्ति होती और वहां की सारी राज्य सरकारें जो सब पार्टियों की रही हैं वो अगर कर सकती होती तो उस वहां की आर्थिक स्थिति आज बहुत बेहतर होती। उसको उद्योग चाहिए, और मैं समझता हूं कि मैं कश्मीर के लोगों पर भी इतना विश्वास करता हूं कि अगर डेमोग्राफी बदलेगी, ये बड़े तरीके से बदलेगी, तो उसका विरोध होना चाहिए, उसका वो विरोध करेंगे और मैं भी उस विरोध में शामिल होऊंगा। मैं नहीं चाहता कि डेमोग्राफी बदले उसकी, लेकिन कुछ तो बदलना पड़ेगा। कुछ पुराने ढांचे में जाना चाहते हैं आप, यानी वही केंद्र सरकार के डोल्स पर पूरी अर्थव्यवस्था चलती रही तो जम्मू कश्मीर की। पहली बात। दूसरी बात ये कि जो दीपक आपने पहले पूछी थी, मुझे बोलने नहीं दी गई थी। जो बदलाव हुए हैं वो कुछ बदलाव हुए हैं, कानून व्यवस्था बेहतर हुई है, आतंकवादी घटनाओं में हिंसा में कमी आई है, लेकिन इसके बावजूद जो वहां पर कई भी समस्याएं हैं। पहली बात यह कि जल्दी से जल्दी बिना परिसीमन का इंतजार किए उसका राज्य वाला पूरा दर्जा बहाल किया जाना चाहिए। जो झटका लगा है जम्मू कश्मीर के मानस को, खासतौर पे कश्मीर के मानस को, उस कदम से 2 साल पहले के उसको हील किया जाना चाहिए। और उसका एक तरीका है कि आप उसको जल्दी से अपना वापस पुराना दर्जा बहाल करें। और उसको लगे कि केंद्र सरकार उसको छोटा नहीं करना चाहती, उसको अपमानित नहीं करना चाहती। दूसरी चीज, जो वहां अब भी पूरी तरह स्वतंत्रता नहीं है, वहां पर प्रेस की आजादी अभी पूरी बहाल नहीं हुई है, वहां पर बहुत चीजें अब भी कई तरह के बंधन लगे हुए हैं, उनको दूर किया जाना चाहिए। एक सीमा के बाद ताकत के बल पर स्थानीय आवाजों को दबाना अच्छा नहीं होता। तो धीरे धीरे, और जो मुख्य चुनौती है जम्मू कश्मीर में सरकार के सामने, वो यह है कि वहां के युवकों और लोगों का दिल जीतना है। दिल पहरों से नहीं जीता जाता, दिल बात करके लोगों को ये एहसास दिलाकर कि हम सचमुच आपको सुन रहे हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपके खिलाफ नहीं हैं, और हम आपको इज्जत देते हैं और आपको प्यार करते हैं। तो ये एक लंबा काम है, इसमें कम से कम 2 पीढ़ियां लगेंगी कश्मीर का दिल बदलने में, लेकिन बहुत धैर्य के साथ, बहुत संवेदनशीलता के साथ ये काम होना चाहिए। ठीक है, ये मुझे नहीं लगता कि पूरी ईमानदारी से भी हो रहा है। ठीक है, सीधे चलता हूं महंत राजू दास जी के पास। महंत राजू दास जी, क्या वाकई कश्मीर मुख्य धारा से पिछले 2 साल में जुड़ा है, और अगर नहीं तो और क्या प्रयास किए जाने चाहिए? पहले तो साधुवाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा के बाद मुझको मौका दिया। अभी राहुल देव जी बोल रहे थे, अभी लेफ्ट के भाई हमारे बोल रहे थे। विगत लगातार पूरी विश्व की निगाह कश्मीर पर, और हिंदुस्तान का हृदय कश्मीर, हिंदुस्तान का मस्तक कश्मीर, हिंदुस्तान का रग रग बच्चा बच्चा का मन में कश्मीर। तो कश्मीर को अलग करने की, कश्मीर को तोड़ने की, कश्मीर को पाकिस्तान की भाषा बोलने वाले यहाँ पर तमाम लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो खाते हिंदुस्तान की।
गाते पाकिस्तान की। अरे आप क्यों नहीं कहते कि जब कश्मीरी ब्राह्मण को मारा गया, काटा गया, भगाया गया, आप लोगों ने एक शब्द नहीं बोला, उसके लेकर आपके बंदे कोई टेस्ट नहीं। लगातार जब से आज के ही दिन है 370-35 को खत्म किया गया है, तब से लगातार विकास की योजना चल रही है। अगर इतने ही दम होता, अभी राहुल गांधी बोल रहे थे, उन्होंने कहा अगर इतना ही दम होता तो 70 वर्षों से वहां पर विकास कार्य क्यों नहीं हुआ। लगातार सरकार से तो बजट ले रहे थे, तमाम पार्टी की सरकार रही, चाहे लोकल स्तर की सरकार रही, चाहे भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन की सरकार रही, चाहे कांग्रेस की सरकार रही, लगातार आतंकवादी गतिविधि, लगातार हिंदुओं को मारना भगाना, लगातार इस्लामिक जो है स्थापित करना, लगातार पाकिस्तान जिंदाबाद, लगातार विदेशी झंडा को लहराना, इस प्रक्रिया में इतनी तेजी थी। लेकिन विगत जब 370-35 से खत्म हुआ है, लगातार वहाँ की आवाम, वहाँ की जनमानस इस चीज को मानती है, इस चीज को समझती है और समझेगी। इन नेताओं को पछड़े में नहीं पड़ने वाले, क्योंकि ये नेता के बच्चे पत्थरबाजी में नहीं है, इनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, इनके बच्चे पत्थरबाजी में नहीं रहते। सामान्य नागरिक, सामान्य लोग जिनको किसी से कोई मतलब नहीं, इन राजनीतिक दल के लोग उनको बरगलाते हैं, उनको फुसलाते हैं, उनको आतंकवाद के जो है उसमें धकेल देते हैं, उनसे पत्थरबाजी कराते हैं, सरकार का विरोध कराते हैं और कानून हाथ में लेते हैं। इसके नाते मैं विनम्र जम्मू कश्मीर की जनता से अपील करूंगा, अभी उनको तकलीफ, लेफ्ट के भाई बैठे उनको तकलीफ हो रही है, मैं जो बोल रहा हूँ अभी तो बड़ी मजेदार बात बताऊंगा लेफ्ट के भाइयों के बारे में। बहन जी रुक जाइए, बहन जी रुक जाइए। विवेक जी के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छी खबर पड़ी है, विवेक जी पढ़ के प्रसन्न हो जाएंगे। मैं चाहूंगा मेरे पैनल पे आरपी सिंह साहब जुड़ चुके हैं, तहसीन पूनावाला जुड़ चुके हैं, सुशील पंडित जी जुड़ चुके हैं, उन सबके पास जाऊंगा। और सबसे बढ़िया विवेक जी, आज आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज है मेरे पास, ब्रेकिंग न्यूज। नीरज सिंह उससे पहले वाराणसी से मेरे साथ है। नीरज बताइए, क्या अयोध्या और क्या धारा 370 हटाना, जो दोनों 5 अगस्त को हटे, इसका चुनावी फायदा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा? जरूर मिलेगा। इसलिए मिलेगा क्योंकि पूरे देश में एक माहौल बनाया गया और विद्यार्थी परिषद जो कि अनुसारिक है बीजेपी का, और उसमें बहुत पहले से झंडा यात्रा निकाला गया था। बाद में युवा मोर्चा ने पूरे देश में कलकत्ता से अनुराग ठाकुर जी के नेतृत्व में झंडा यात्रा निकाला था, आडवाणी जी ने निकाला था। तो कहीं न कहीं देश में कश्मीर के प्रति एक भाव पैदा किया गया लोगों में कि ये भी अपना ही देश है और ये अपने देश का एक देश है जो अलगाववादियों के गुमराह करने से वहां के नौजवानों को पत्थरबाजी करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो इससे कहीं न कहीं पूरे उत्तर प्रदेश के नौजवानों में, उत्तर प्रदेश के लोगों में ये मैसेज गया है कि नहीं, कश्मीर को अगर अभी वर्तमान में जो कश्मीर चल रहा है, कहीं पत्थरबाजी नहीं हो रही है, कहीं कोई आतंकवादी घटना तो हो रही है, लेकिन उस तरीके की घटना नहीं हो रही है। पुलवामा हुआ था चुनाव के समय, लेकिन कुल मिला के अगर कंक्लूजन देखा जाए तो कंक्लूजन में ये तय है कि जो ये केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है कश्मीर को, तो उससे कहीं न कहीं एक उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश के नौजवानों में एक मैसेज गया है कि भाई पीढ़ियां लगेंगी, 1, 2 पीढ़ियां, 3 पीढ़ियां लग सकती हैं बदलने में, क्योंकि जिसके अंदर आग जलाई जा चुकी है वो आग इतनी जल्दी बुझने वाली नहीं है। तो ठीक है नीरज, आपके लिए इतना ही वक्त है मेरे पास, बड़ा रुक रुक के बोलते हैं, स्पष्ट विचार रखा करिए। चलिए विवेक श्रीवास्तव जी, ध्यान रखिए, सनद हो, हाजिर हो, खबर सुनिए, खबर सुनिए। तहसीन पूनावाला जी आप भी सुनिए, सिंह साहब आप इधर उधर मत देखिए। मैं सुनाता हूँ। नहीं मैं सुनाता हूँ आपको। अरे भाई, खबर सुनाना मेरा काम है, केरला के मल्लापुरम में सुनिए। वामपंथी लोग जिनके लिए धर्म जहर होता है, वामपंथी लोग जिनके लिए धर्म जहर होता है, उन्होंने क्या किया है? सुनिए, वामपंथी लोग जिनके लिए धर्म जहर होता है, उन्होंने क्या किया है? उन्होंने राम पर सेमिनार किया है। वाम और राम कब एक साथ हो गए? राजू दास जी को भी दिखाइए जरा, उन्होंने सेमिनार किया है। और सीपीआई ने रामायण पर शुरू किया ऑनलाइन संवाद। 1 हफ्ते की टॉक सीरीज में रामायण पर वक्ताओं ने रखे विचार। मल्लापुरम जिला कमेटी के एफबी पेज से हुआ संवाद का आगाज। 25 जुलाई को शुरू हुई इस चर्चा का समापन 31 जुलाई को हुआ।
सीपीआई मल्लापुरम के जिला सचिव पीके कृष्णदास ने कहा कि टॉक सीरीज के जरिए पार्टी ने कोशिश की है कि प्रगतिवादी दौर में रामायण को कैसे पढ़ा और समझा जाना चाहिए। विवेक श्रीवास्तव जी, ये क्या हो गया? क्या से क्या हो गए बेवफा तेरे प्यार में? ये तो मतलब आपके लिए तो धर्म जहर है। थोड़ी पुरानी है। अरे सर, आपके लिए धर्म जहर है। बोलने दीजिए, आप रामायण पढ़वा रहे हैं, जहर पी रहे हैं, जहर पिला रहे हैं आप, न्यूज आदि है। अपने कैडर को जहर पिला रहे हैं आप। सर सुने आप पहले बोलने दीजिए मुझे, क्योंकि आपकी न्यूज आदि है और आपकी रिसर्च टीम ने आधा रिसर्च किया है, इसीलिए मैं आपको कह रहा था न्यूज मुझे बोलने दीजिए। आपको स्पिल लेकर आएंगे। अब मैं आपको कहते थे ना धर्म हमारे लिए जहर है, अफीम है। नहीं आप सुन तो ले सर। धर्म अफीम है तो वही अफीम खा रहे हैं। बिल्कुल सर, धर्म राजनीतिक जीवन में नहीं सर। अब आप नहीं तो सीपीआई क्या राजनीतिक पार्टी है कि भजन मंडली है? बताइए ना, सीपीआई राजनीतिक पार्टी है कि भजन मंडली है? अब आप बोलने नहीं दे रहे सर। आप भी लोगों को बोलने नहीं देते हैं। आपकी खबर आती है आपके साथ चैनल की रिसर्च टीम। सर आप बोलने दीजिए। आपके न्यूज नेशन की रिसर्च टीम ने आपको गलत और आधी खबर दी है। रामायण का पाठ नहीं हो रहा था, प्रूफ किया जा रहा था वेदर राम वाज अ मैन और अ गॉड एंड इज गॉड पॉसिबल एंड इज रिलीजन पॉसिबल। आपको सेमिनार की हेडिंग भी नहीं मालूम है और आप यहां बैठ करके डिस्कशन कर रहे हैं। मतलब फिर आप राम को नकार रहे हैं। बोलिए अपडेट होगा क्या है पहले। समझ गया, मैं समझ गया। विवेक श्रीवास्तव से नहीं पूछा गया था इस सिंपोजियम से पहले। मैं सुना रहा हूँ ना, आपको सुना रहा हूँ। आपके सीपीआई के जिला सेक्रेटरी ने क्या कहा, उससे बड़ा तो कोई होता नहीं है ना। जी के कृष्णदास ने क्या कहा, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, फिर मैं बाकी पैनल के पास जा रहा हूँ। सीपीआई मल्लापुरम के जिला सचिव पीके कृष्णदास ने कहा कि टॉक सीरीज के जरिए पार्टी ने कोशिश की है कि प्रगतिवादी दौर में रामायण को कैसे पढ़ा और समझा जाना चाहिए। आरपी सिंह साहब, वाम वाले भी राम की शरण में चले गए हैं। जी राजू दास जी राम वाले वाम वाले राम की शरण में चले गए, क्या कहेंगे? और उसके बाद सुशील पंडित जी, फिर मैं आपका जवाब लूंगा विवेक श्रीवास्तव जी। अब ये गलत है, आपको पहले मेरा जवाब लेना चाहिए था। नहीं आपने दे दिया जवाब। आपने जवाब दिया कि राम मनुष्य थे कि गॉड, इस पर बात हुई। मैंने आपको जवाब दे दिया कि क्या कह रहे हैं आपके सेक्रेटरी। कोई वामपंथी नहीं जाएगा। आप नहीं आप उन्हें मिसकोट कर रहे हैं। राम का पाठ नहीं हो रहा। क्या कर रहा हूँ? जो कोट छपा हुआ है पीटीआई में वो पढ़ रहा हूँ मैं। जो कोट छपा हुआ है वहां के अखबारों में वो पढ़ रहा हूँ मैं। राम और रहीम, आप सुने, राम और रहीम का इस्तेमाल इस देश को तोड़ने में नहीं करना चाहिए, हमारा स्टैंड है। तो ये वामपंथियों को क्या हो गया भाई? पर सिंपोजियम कर रहे हैं। इन शब्दों का प्रयोग देश को महंत जी, हाँ, वामपंथी भी अफीम खा रहे हैं आप। वामपंथी भी धर्म की अफीम खा रहे हैं, क्या कहेंगे महंत राजू दास जी? सर, धर्म की अफीम कभी नहीं खाएंगे, कभी नहीं खाएंगे धर्म की अफीम। आप पूजा करिए, राम का नाम लीजिए, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। व्यक्तिगत जीवन में सुशील पंडित जी से सवाल पूछ लेता है। हम नहीं, आपको कभी बहन जी तक आवाज नहीं जा रही है। सुशील पंडित जी, लेकिन राजनीतिक क्यों कह रहे हैं धर्म के नाम की? बताइए, केरल में वो भी बताइए। विवेक श्रीवास्तव जी लगातार मत बोलिए। नहीं खा रहा है सुशील पंडित जी। ये जरा अरे मैंने कहा नहीं खा रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं। जब आप अभी तक ये रहीम की गोद में बैठे थे मल्लापुरम में, वहां पर मुस्लिम लीग के साथ इनका गठबंधन है। एक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग हुआ करती थी। जब मुस्लिम लीग के दो हिस्से थे तो लेफ्ट फ्रंट की मुस्लिम लीग के साथ गठजोड़ थी और ये रहीम की गोद में बैठे थे। आप कंफ्यूज हैं, थोड़ा फैक्ट डबल चेक करके लगातार ये हारते जा रहे हैं। बंगाल में इनके पास एक भी एमएलए नहीं बचा, एक भी एमपी नहीं बचा और अब ये राम की शरण में आना चाहते हैं। ये चुनाव के चलते तो गधे को भी बाप बना ले। शरण में नहीं आया। नेशनल टीवी पे बोल रहा हूँ, तुम्हारी तरह कश्मीरी पंडितों को बेचता नहीं हूँ। मैं बता रहा हूँ, तुम्हारी तरह कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को बेचता नहीं हूँ मैं। बेचता नहीं हूँ मैं कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को। तुम बेचते हो उनके नरसंहार को। हम कभी नहीं राम का नाम लेंगे अगर वो देश को तोड़ने के नाम पे आएगा, और राम का नाम रोक लीजिए अगर वो पूजा के नाम पे आप ले रहे हैं। के ऊपर आक्रमण करके पोलैंड को आधा आधा बांट लिया था सोवियत यूनियन और जर्मनी ने। तो ये आपको ना पोलैंड पता है ना रूस पता है। आप सिर्फ कश्मीरी पंडितों का संगठन बना करके किसी के बीच में बोल रहे हैं, ये ठीक नहीं। आप लगातार रनिंग कमेंट्री कर रहे हैं। आपसे सवाल पूछा जाए तो आप भाग जाते हैं। सीधे मैं चलता हूं तहसीन पूनावाला के पास। तहसीन पूनावाला, हमने भी देखा जब चुनाव आते हैं तब राहुल गांधी जनेऊ पहन लेते हैं। इस बार वामपंथी दलों ने भी राम की बात करी है। क्या ये भारतीय जनता पार्टी का इफेक्ट है पॉलिटिक्स के अंदर?
बिल्कुल नहीं। अगर भगवान श्री राम के खिलाफ कोई है, कोई पॉलिटिकल पार्टी जिसने भगवान श्री राम का नाम बदनाम किया है, वो है भारतीय जनता पार्टी, वर्तमान भारतीय जनता पार्टी। राम जी के बारे में क्या कहा जाता है? रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। मुझे एक चीज तो बोले हमारे माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की, तो एक शब्द सच्चाई की, एक सच वो बोल सकते। जहां झूठ और प्रधानमंत्री जी अगर सामने आ जाए तो झूठ रास्ता देगा, बोले कि मेरे सीनियर आ रहे। अरे भाई वो रघुकुल रीत थी, बीजेपी की रीत थोड़ी। हाँ तो मैं रघुकुल रीति बोला, बीजेपी की रीति झूठ बोला। अरे रघुकुल रीत सदा चली आई, तो ये तो रघुकुल की रीत थी कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। बीजेपी की थोड़ी तहसीम, आप समझ नहीं रहे बात को। मैं समझ रहा हूँ, तो ये बिल्कुल भगवान श्री राम के रास्ते पर चलने वाली पार्टी नहीं है। अच्छा मैं आपको उदाहरण देता हूँ, वो जो नरेश अग्रवाल जी थे उत्तर प्रदेश के, जिन्होंने कहा रम में है श्री राम, रम में है श्री राम, उसको बीजेपी में इन्होंने एंट्री दी। ये कौन से महेश श्रीवास्तव है भाई? गजब नाम निकाल के लाते हैं, आपका रिसर्च भी बहुत सॉलिड रहता है, गूगल से भी तेज है आप। बहुत अच्छा रिसर्च। ये कौन है भाई महेश श्रीवास्तव? गूगल से तेज तहसीम पूना वाला, और बीजेपी में एंट्री भी दिलवा दी। गजब करते हो तहसीम। कहीं खबर छपी है, ये बात दिखा दो मुझे। सर ये बात उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था, और अरुण जेटली जी ने कहा इन पे एफआईआर होनी चाहिए, और अब उनको बीजेपी में इन्होंने सदस्य बना दिया, और अब देखिए 2022 में राज्यसभा में भी भेजेगी बीजेपी भगवान राम के खिलाफ है। आज जो लोग अब जवाब ले लेते हैं। आरपी सिंह बैठे, आरपी सिंह साहब वो कह रहे हैं कि बीजेपी इकलौती पार्टी है जो भगवान राम के खिलाफ है। वामपंथी साथ है भगवान राम के, कांग्रेस भी साथ है, जनेऊ भी पहनती है। वामपंथी कैसे भी हो, वो भगवान राम के, वो चाहते कि भगवान राम के बच्चों को नौकरी मिले, भगवान राम के बच्चों को स्वास्थ्य मिले, जो बीजेपी नहीं चाहती है। इसीलिए उनकी पार्टी बेरोजगार हो गई है पश्चिम बंगाल से। बलात्कार हुआ, वो भगवान राम की बेटी नहीं थी, इसीलिए उनकी पार्टी बेरोजगार हो गई पश्चिम बंगाल से। आरपी सिंह जी को बोलने दीजिए। आरपी भाई बोलिए प्लीज। देखिए, जिनको राम के नाम पर विश्वास, जिनको राम की आस्था पर विश्वास, जो राम मंदिर न बने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जाकर झगड़ा करते, विरोध करते, कागज फाड़ते हैं और वहां पर जाकर हल्ला करते हैं, वो राम की बात कर रहे हैं। अरे बहुत अच्छी बात है अगर करेंगे आप राम की बात, तो याद रखिएगा आपकी पार्टी का मैनिफेस्टो मेरे पास है, ये 2019 का, इससे पहले के मैनिफेस्टो में पढ़ा देता हूँ। 370-35 के बारे में आपने अवश्य लिखा है इसके अंदर कि हम 370-35 से अपने 37 पढ़ लेना, इसमें बड़ा स्पष्ट लिखा कि 370-35 से किसी को हटने नहीं देंगे। परंतु राम के बारे में एक शब्द हमारे मैनिफेस्टो में बड़ा क्लियर था कि राम मंदिर बनना चाहिए, भव्य राम मंदिर बनना चाहिए, इस देश के लिए बनेगा कहाँ बनेगा। ये मोदी जी कहते हैं कि सऊदी अरेबिया में भी आज यूएई में भी आज राम भवन पे मंदिर बनना, भव्य मंदिर बन रहे हैं। तो इसलिए छोड़ दीजिए, जिसकी कहाँ आस्था है, किसको क्या जानकारी है। आप बेशक जितनी मर्जी कोशिश करिए, कार्बन कॉपी रहेगी, बेशक वो लेफ्ट वाले हो, बेशक आप हो, जितनी मर्जी कोशिश करिए, आपको रोकने परंतु अरे सर मैंने आपको रोका क्या किसी को बोलते हुए? आपको अच्छा लगा? मैं आपको 10 मिनट आपको 10 जॉब्स की बात भी कभी-कभार कर लीजिए। अरे सर वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। 1962 अरे सर 1962 के अंदर एक मंदिर बनाने की फैक्ट्री घोषित कर रहे हैं। इनको दीपक भाई बीमारी है, पहुंच गए आप। इनका इलाज इनको बोलो। नहीं उत्तर प्रदेश की बात करिए ना सर, मुझे बीमारी नहीं है। आप यू आर द स्पोक्सपर्सन ऑफ द रूलिंग पार्टी, तो कुछ यूपी की डेवलपमेंट की बात भी कर दीजिए सर। अभी सुनिए सुशील, अरे भाई साहब आपका यूपी में सफाया होगा, आपका यूपी में सफाया होगा। विषय से भटक रहे, मुझे एक ब्रेक लेना है। आप दोनों शांत हो जाइए और विवेक श्रीवास्तव जी फिर बोल रहा हूँ, ये वर्बल डायरिया को कम करिए, इसका कोई इलाज नहीं है। लुकमान हकीम के बाद भी इसका इलाज नहीं है। दीपक भाटी मेरे दर्शक गाजियाबाद से जुड़ गए। दीपक क्या कहेंगे? 370 हटाकर और अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास 5 तारीख को हुआ, क्या यूपी चुनाव में इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा? सर हर उस चुनाव में हर उस पार्टी को फायदा मिलता है जो भी पार्टी देश के मुद्दों को समझती है, जो भी पार्टी अपने देश की जनता की नब्ज को समझती है। और जहाँ तक मेरा मानना है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो इस मुद्दे को समझने में विफल रही है, और बीजेपी पार्टी ने उस मुद्दे को समझा है और देश की नब्ज को टटोला है, देश की भावनाओं को समझा है। और जो 5 अगस्त की दिन की जो हमारे इतिहास में दर्ज है, जिसमें 2019 में हमारे 370 हटी थी और
पिछले साल 5 अगस्त को ही हमारे राम मंदिर का भूमि पूजन श्री नरेंद्र मोदी जी के करकमलों द्वारा हुआ था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी पार्टी इस नब्ज को समझेगी, एक आम जनता के जो आम जनता चाहती है उसको समझेगी, वो हमेशा ही उसको उसके चुनाव में फायदा मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। लेकिन तहसीम, आपसे सवाल पूछूंगा, विफल रही है कांग्रेस पार्टी आम जनता की भावनाओं को समझने में। ब्रेक के बाद बात करेंगे इस पर।